नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA हिस्ट्री चैनल में। हम लोग हिंदी कहानी की परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियां टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने कहानी की अवधारणा समझ ली है। ठीक है, फिर कहानी के तत्वों के बारे में भी बात कर ली है और इस वीडियो में जो ये टॉपिक है इस पे हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है। ठीक है, ये सभी हम लोगों ने देख लिया था और प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग और उत्तर प्रेमचंद युग, ये 3 युगों को हम लोगों ने देख लिया है। अब नई कहानी और नई कहानी के प्रवृत्ति आंदोलनों के बारे में हमें बात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नई कहानी और इसके बाद प्रवृत्ति आंदोलन। तो नई कहानी 1955 ईस्वी से 1960 ईस्वी इसका समय माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में कहानी का एक नया आंदोलन अस्तित्व में आया। इसे नई कहानी के नाम से जाना जाता है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी परिंदे को पहली नई कहानी माना जाता है। अब देखिए, आप लोगों को जो है परिंदे कहानी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों में परिंदे कहानी नहीं है तो ये छोड़िए। तो जो ये नई कहानी है, तो जो निर्मल वर्मा थे, ठीक है, उन्होंने परिंदे नाम की कहानी लिखी और इसी से ये सबसे पहली नई कहानी मानी जाती है। नई कहानी में प्रेमचंदोत्तर युग की यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक कहानियों की दो अलग अलग धाराएं पुनः एक होती नजर आती हैं। इस युग की कहानियों में भी सामाजिक समस्याओं और यथार्थ की जटिलताओं का चित्रण किया गया है, लेकिन व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व की उपेक्षा भी नहीं की गई है। इस युग की कहानी के केंद्र में पारिवारिक और मानवीय संबंधों में आने वाले परिवर्तन प्रमुख रहे हैं। ठीक है, जब नई कहानियों में, तो इस कहानी के केंद्र में जो समस्या आती है वो आती है कि परिवार और मानवीय संबंध में जो परिवर्तन हुए हैं वो इस कहानी के केंद्र में उल्लेखित होते हैं। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन के रिश्ते में ही नहीं, हमारे सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन भी इन कहानियों में चित्रित किए गए हैं। यद्यपि इस युग के अधिकतर कथाकारों ने मध्य वर्ग को ही कहानी का विषय बनाया, लेकिन अब कहानी में महानगर, शहर, कस्बा और गांवों की विशिष्ट जिंदगी को भी अलग से पहचाना जा सकता था। नई कहानी का केंद्रीय कथ्य कथ्य मतलब उसकी संवेदना, ठीक है, उसकी कथा वस्तु। केंद्रीय कथ्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं और स्वप्न भंग, ठीक है, ये स्वप्न भंग होगा यहाँ पे, स्वप्न भंग से संबद्ध है। इस युग में कुछ महिला कहानीकारों ने भी उल्लेखनीय कहानियां लिखी हैं, जिनमें कृष्णा श्रोवती, ठीक है, मन्नू भंडारी का यही सच है आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाऊंगा इसको भी। फिर उसके बाद उषा प्रेमवदा, ठीक है, इन सभी जो महिला लेखिका हैं वो इसमें प्रसिद्ध हैं। कहानीकारों में भीष्म साहनी, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया, ये भी आप लोगों को पढ़नी है। फिर राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा, मोहन राकेश की कहानी पढ़नी है आपको, मलबे का मालिक। धर्मवीर भारती, अमरकांत, ठीक है, तो अमरकांत की आपको कहानी पढ़नी है डिप्टी कलेक्टरी। फिर है हरिशंकर परसाई और शरद जोशी, तो ये सभी कहानीकार जो, तो आपके में जो कहानियां हैं वो आपको पांचों जो मैंने आप लोगों को भी कहानियां बताई हैं, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, तो उसने कहा था, ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग, और ऐसे करके जितने भी युग मैंने आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सब में से सभी युगों से कोई ना कोई आपके में कहानी दी हुई है। तो इसीलिए इन सभी युगों के बारे में आप जानकारी देख लीजिए और आप लोग अच्छे से इसे देखिए, और जब कोई भी कहानी पढ़िए तो जो मैं प्रवृत्तियां बता रहा हूँ, जो कहानी के तत्व मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, उनके आधार पे देखते चलिए, क्योंकि आपको कहानी की समीक्षा भी करनी है। इस युग की कहानियों में जैसे राजेंद्र यादव की टूटना कहानी है, अकेली मन्नू भंडारी की कहानी है, मिस पॉल मोहन राकेश की कहानी है, वापसी उषा प्रेमवदा की कहानी है, चीफ की दावत भीष्म साहनी जी ने लिखा है, और मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। ठीक है, अब इसकी प्रवृत्तियां देखते हैं। तो नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। ठीक है, जो अनुभव कर रहे हैं नई कहानी में, जैसा समाज है, जैसे लोग अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही कहानी में परोसा जा रहा है। इसमें जो यथार्थ उन्होंने अपने जीवन में भोगा है, ठीक है, उसको ही वो कहानियों में उतारते हैं। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। ठीक है, आप यही सच है पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मध्य वर्ग का जो शहर
के मध्य वर्ग का है वो आपको इसमें दिखेगा। नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या है। जो मानवीय संबंधों में, यही सच अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से मानवीय संबंध में बिखराव है। नई कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है नारी और पुरुष के संबंधों में आया हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। ये भी आप यही सच है में देख सकते हैं। नई कहानी में कुछ कहानी ऐसी भी मिलती हैं जो शहरी यथार्थ और संबंधों के टूटने जैसे विषयों से भिन्न है। यह भी कहानी है जिनमें अपने समय की सामाजिक समस्याओं का दंश नजर आता है। ठीक है, जो सामाजिक समस्याओं की विषमताएं हैं वे भी ऐसी कहानियों में नजर आती हैं। नई कहानी में घटनाओं की श्रृंखला नजर नहीं आती, किसी छोटी सी घटना या क्षणिक अनुभूति पर ही पूरी कहानी लिख दी जाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको नहीं दिखेंगी, एक ही घटना होगी जिसपे पूरी कहानी लिखी जा रही होगी। नई कहानियों की भाषा प्रेमचंद की परंपरा की नहीं बल्कि प्रसाद, जैनेन्द्र और अज्ञे की भाषिक परंपरा के परिमार्जन से निर्मित हुई भाषा है। इस भाषा में प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता और लयात्मकता के तत्व इतनी गहराई से घुले मिले हैं कि यह कविता की भाषा जैसा असर छोड़ती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बात है तो वो सीधे ना कह के प्रतीकों के रूप में कही जाती है, बिंबों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और इस कहानी में इस प्रकार से इस कहानी की कथानक है कि वो उसमें एक लयात्मकता दिखाई देती है। नई कहानी के दौर में कहानी लेखन की कई नई शैलियां भी विकसित हुई। पत्र शैली, चेतना प्रवाह शैली। चेतना प्रवाह शैली मतलब जो आपकी चेतना में आता जा रहा है, एकदम भावुक होके आप उसको लिखते चले जा रहे हैं। सीमित मात्रा में पहले भी दिखती थी, किंतु नई कहानी में इसके अतिरिक्त डायरी शैली, फैंटेसी शैली का भी प्रयोग पर्याप्त रूप में किया गया है। तो डायरी शैली तो आप लोगों को बताया ही है। फैंटेसी शैली में, फैंटेसी मतलब एक प्रकार से आप फेयरी टेल कह सकते हैं कि इसमें कल्पनाओं का ज्यादा सहारा लिया जाता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से यथार्थ पर न निर्भर होकर आपकी कल्पनाओं पर निर्भर करती हैं। जो व्यक्ति जो कहानीकार हुआ उसको इस जीवन में जो वह नहीं कर पा रहा है या जो वो नहीं उल्लेखित कर पा रहा है उसे वो फैंटेसी के सहारे अपनी कहानियों में उल्लेखित करता है। समकालीन कहानी या परवर्ती कहानी। ठीक है, तो 1960 ईस्वी तक तो सारे जो महत्वपूर्ण हम लोग विभाजित कर सकते थे वो कर लिए। अब परवर्ती, जब समकालीन 1960 ईस्वी के बाद जितने भी कहानी आते हैं वो छोटे छोटे आंदोलनों के रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, नई कहानी के बाद की हिंदी कहानी को सामान्यतः समकालीन कहानी कह दिया जाता है। इसके अंतर्गत कई कहानी आंदोलन सीमित या व्यापक रूप में दिखते हैं, जिनमें प्रमुख है आ कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी तथा सक्रिय कहानी। यद्यपि बाद में नई कहानी जैसा कोई समर्थ कहानी आंदोलन नहीं उभरा, लेकिन कई अच्छे कहानीकार उभरे जिन्होंने हिंदी कहानी की परंपरा को समृद्ध किया। इनमें काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, रमेश उपाध्याय, गोविंद मिश्र, मुद्रा राक्षस, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडेय, उदय प्रकाश, अरुण प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि आदि प्रमुख हैं। आ कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ। ठीक है, अब आ कहानी आंदोलन क्या है वो देखते हैं। तो इसका सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। इस आंदोलन की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव वैसे ही दिखता है जैसे आ कविता की कविताओं में दिखाई देता है। सभी मूल्यों में गहरी अनास्था प्रकट करती यह कहानी धारा अजनबीपन एवं निरर्थकता बोध को प्रश्रय देती है। ठीक है, तो इन कहानियों में जो कहानी आंदोलन के दौरान कहानियां लिखी जा रही थी उसमें क्या था कि जो जीवन के प्रति अस्वीकार भाव, एक प्रकार से उन्हें जीवन निरर्थक लगता था। ठीक है, तो जीवन के प्रति अस्वीकार भाव, अजनबीपन, लोगों में अजनबीपन, निरर्थकता, इस जीवन की निरर्थकता, ठीक है, इन सब के बारे में कहानियां लिखी गई। गंगा प्रसाद विमल की प्रश्न चिन्ह, दूधनाथ सिंह की रीछ, रविन्द्रनाथ कालिया की 9 साल छोटी पत्नी, अवध नारायण सिंह की आकाश का दबाव, ये सभी कहानियां इस कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानियां हैं। प्रवृत्तियों की बात करें तो कहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देती हुई कुछ नए प्रश्न उपस्थित करती है। यही कारण है कि इसमें भावबोध के धरातल पर आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन तथा विसंगति का चित्रण दिखाई देता है।
कहानी पुरानी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, बल्कि उसके प्रति नफरत और गुस्से की आग से जल रही मालूम पड़ती है। इसमें पति तथा पत्नी के दाम्पत्य जीवन के पुराने मूल्य, सतीत्व, पतिव्रत आदि भी ध्वस्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सभी इन कहानियों के लक्षण हैं कि इन कहानियों में ये चीजें हमारे चित्रण हुई हैं। कहानी अतिशय आधुनिकता पर जोर देती है और इसी कारण से वह समाज से कट जाती है। कहानी संबंधहीनता तथा संबंध अभाव की स्थितियों को उभारती है। कहानी में व्यक्ति की निराशा, कुंठा और पराजय का चित्रण अधिक किया गया है तथा कहानी आम आदमी की जिंदगी की मूल समस्याओं से कटी हुई है। कहानीकारों ने यौन संबंधों को अधिक महत्व दिया है। कहानी में पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संभोग के दृश्यों का वर्णन विस्तार से हुआ है। ठीक है, इन कहानियों में ये सब भी चित्रित किया गया है। शिल्प के स्तर पर कहानी आंदोलन पारंपरिक शिल्प का तो विरोध करता ही है, साथ ही नए शिल्प के प्रति भी उदासीन है। यह एक शिल्पहीन आंदोलन है। कहानी के पात्र प्रतीक रूप में स्थिति का संकेत देते हैं। कई जगह पात्रों के नाम भी नहीं होते, बल्कि स्थिति का अमूर्त प्रभाव पैदा करने के लिए का खा गा को संकेत रूप में पात्र मान लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर पात्र भी नहीं देते हैं, बल्कि उसको संकेत रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कहानी में जहां एक ओर शिल्प विघटन का सुंदर रूप दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर कहानी फैंटेसी डायरी, मोनोलॉग, संस्मरण, आत्म प्रलाप तथा अन्य विधाओं की विशेषताएं लिए हुए है। कुल मिलाकर कहानी अमूर्त शैली को लेकर चलती है। ठीक है, अमूर्त शैली मतलब कोई पारंपरिक शैली या कोई एक शैली को वो नहीं अपनाती, कुछ भी उसमें हो सकता है, कोई उसका मूर्त रूप नहीं है। समानांतर कहानी अब अगला है। अब इसमें जो फैंटेसी डायरी या मोनोलॉग है, मोनोलॉग मतलब केवल एक व्यक्ति भाषण टाइप में, ठीक है, तो वो उस प्रकार से कहानी लिखता जा रहा है। संस्मरण मतलब अपनी कोई जीवन की एक छोटी सी घटना को लेके उस पे कहानी पूरी लिखे दे रहा है, तो ये सभी हैं। समानांतर कहानी, समानांतर कहानी आंदोलन 8वें दशक में कथाकार कमलेश्वर द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन है। कमलेश्वर, कामतानाथ, इब्राहिम शरीफ, सतीश जामली आदि इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख कहानीकार हैं। समानांतर कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि में 7वें दशक के अंत में जन्म लेता यह अनुभव था कि देश में आम आदमी का एक बहुत बड़ा वर्ग कहानियों से उपेक्षित हो गया है। आम आदमी को ही केंद्र में रखकर इस आंदोलन से जुड़े कहानीकारों ने कहानियों का सृजन किया। ठीक है, वहां पे जो था वहां पे मध्य वर्ग, नई कहानी में मध्य वर्ग की बात हुई, निम्न मध्य वर्ग की बात हुई, पर जो एक और आम आदमी है, गरीब है, ठीक है, उसको इस कहानी आंदोलन में लिया गया। ठीक है, तो इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए। आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी और संप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानी में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है तथा उन्हें बेनकाब करती है। इसकी प्रवृत्तियां देखी जाएं तो समानांतर कहानी में शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्वों, बिंब, प्रतीक आदि का निषेध है। क्योंकि इसमें आम आदमी आया है, तो इसमें वो शिल्प का और भाषा का, प्रतीक और बिंब का प्रयोग को निषेध मानते हैं कि ये सब ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती चलती है। वह सहज, बेधक तथा अनौपचारिक है। जवाहर सिंह की गुस्से में आदमी, हिमांशु जोशी की जलते हुए डैने, स्वदेश दीपक की तमाशा, आलम शाह खां की पराई प्यास का सफर, गंगा प्रसाद विमल की उसकी पहचान आदि प्रमुख समानांतर कहानियां हैं। अब ये छोटे छोटे आंदोलन हैं, इनको आप ऐसे ही देख लीजिए बस एक बार, क्योंकि इनकी अगर प्रश्न ऐसे आता है कि कहानी के उद्भव एवं विकास को समझाइए, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। प्रमुख हैं जो ऊपर के मैंने 4 बताए, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद प्रसाद और उत्तर प्रेमचंद और नई कहानी, ये 4 प्रमुख हैं। बाकी ये सब तो आप हल्का हल्का लिख के भी काम चला सकते हैं। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा में 8वें दशक के अंत में जनवादी कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती हुई दिखाई देती है। सामान्यतः सन 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ साथ जनवादी कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है।
यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखती है। 1982 ईस्वी से लेकर अब तक इस कहानी आंदोलन से जुड़े कई रचनाकार कहानी लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिनमें स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, असगत वजाहत, शिवमूर्ति, संजीव सूरज पालीवाल आदि प्रमुख हैं। यह आंदोलन यह स्वीकार करता है कि मध्य वर्ग का भविष्य सर्वहारा के साथ है और उसे सर्वहारा ही बल प्रदान कर सकता है। यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है और किसान, मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता एवं सजगता से उभारती है। सर्वहारा जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसे कहते हैं। जनवादी कहानी कथ्य के अनुरूप सहज, सिर्फ एवं भाषा के प्रयोग पर विश्वास करती है। ये कहते हैं कि जो इसकी संवेदना है, जो इसकी कथा है, उसमें सहजता होनी चाहिए और भाषा भी एक सहज होनी चाहिए। कोई प्रतीक और बिंबों का आडंबर नहीं होना चाहिए। सचेतन कहानी, यह कहानी आंदोलन 1960 ईस्वी के बाद महीप सिंह द्वारा शुरू किया गया। इनका दावा है कि नई कहानी तथा कहानी दौर की कहानियां संतरास और निरर्थकता बोध को उतना ज्यादा दिखाती हैं कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं महीप सिंह की कील तथा शैलेश मटियानी की उसने नहीं कहा था कहानियां। फिर सहज कहानी आंदोलन आता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय थे। अमृत राय की कहानी शायद आपके में नहीं लगी है, ठीक है, और अमृत राय की नहीं, अमरकांत की कहानी है। तो सहज कहानी का दावा है और अमृत राय ने कहा था कि ये कोई आंदोलन नहीं है। सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलनों द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपे जाने के कारण वह मूल कथा रस खत्म हो गया है, जो कहानियों का प्राण माना जाता है। अतः सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। नासिरा शर्मा और रमेश बत्रा इस दौर के प्रमुख लेखक हैं। सक्रिय कहानियां, यह आंदोलन 1962 ईस्वी में राकेश वत्स द्वारा मंच पत्रिका के माध्यम से शुरू किया गया। इनका दावा है कि कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। राकेश वत्स की कुछ कहानियां इस दौर में प्रसिद्ध हुई, जैसे हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और एक ना एक दिन। फिर देखिए, इन सभी के बीच में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पे भी कहानियां खूब लिखी गई। ठीक है, स्त्रियों के बारे में जो समाज में व्याप्त है, उसको छोड़ के उनके बारे में भी विचार विमर्श। ठीक है, दलितों की जो उपेक्षाएं हो रही थी अभी तक, ठीक है, उनको कहानियों के केंद्र में लाया गया, स्त्री को कहानियों के केंद्र में प्रमुख रूप से लाया गया। ठीक है, तो ये सारी कहानियां भी सशक्त उपस्थित वर्तमान कहानी में दिखाई दे रही हैं। स्त्री विमर्श की दृष्टि से अल्पना मिश्र, मनीषा कुलश्रेष्ठ, जयश्री राय, नीलाक्षी सिंह, प्रत्यक्षा आदि कहानीकार तथा दलित विमर्श की दृष्टि से अजय नावरिया, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान, कमल भारती आदि उल्लेखनीय है। दलित लेखन में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी शव यात्रा एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में इस तथ्य को उभारा गया है कि सवर्ण जातियां और दलितों के बीच ही नहीं, दलित जातियों के बीच भी भेदभाव मौजूद है। ठीक है, शिल्प के धरातल पर वर्तमान कहानी में कई नए उपयोग दिखाई देते हैं। फंतासी शैली मैंने आपको बताया ही, किस्सा गोई शैली जो कि प्रेमचंद पूर्व युग में काफी प्रचलित थी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग्य आदि कई कथा युक्तियों का प्रयोग वर्तमान कहानी में हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक युवा कहानी और छोटा सा है, इसे भी देख लेते हैं। वर्तमान हिंदी कहानी की एक महत्वपूर्ण घटना नई पीढ़ी के कहानीकारों की का बड़ी संख्या में समर्थ कहानीकार के रूप में उभार है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों के लिए युवा कहानी की संज्ञा प्रचलन में आ चुकी है। युवा कहानी धारा के महत्वपूर्ण कहानीकारों में प्रभात रंजन, कुणाल सिंह, चंदन पांडे, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मोहम्मद आरिफ, नीलाक्षी सिंह, शशिभूषण द्विवेदी, उमाशंकर चौधरी, पंकज मिश्र, अनिल कुमार यादव आदि का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी आपके का कंप्लीट हो जाएगा। अब पहली यूनिट मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। ये पहली यूनिट अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि फिर आगे की जो भी कहानियां मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो इन्हीं पे आधारित रहेंगी, क्योंकि उसमें प्रवृत्तियां आएंगी। ठीक है, उसमें कहानी के तत्व आएंगे, संवेदना, शिल्प आएगा, तो मैं उसी पे फिर बात करूंगा, उसी पे समीक्षा करूंगा। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे, कहानी की कथा वस्तु देख लेंगे, प्रमुख पात्र ये सब देख लेंगे, प्रमुख समस्या देख लेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे कि उस कहानी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए कोई पीवाईक्यू तो उपलब्ध है नहीं, क्योंकि पहली बार आपकी परीक्षा होगी इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार। तो मेरे से मैं जितना पढ़ा हूँ उस हिसाब से देखूंगा कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी हिसाब से फिर मैं वो क्वेश्चन और उसके उत्तर आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।